Hello everyone, welcome to the Mint Analysis for 4th March 2022। आज की हाईलाइट में हम FSSAI प्लान की बात करेंगे जिसने कि अब प्रमोट करना चाहे हेल्दी रेटिंग को, जो कि वो कह रहा है कि हर एक जो भी फूड आइटम है उसके फ्रंट पे एक लेबल होना चाहिए जो कि उसकी हेल्दी रेटिंग बताए। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर को और ज़्यादा इंकरेज किया जा सके हेल्दी फूड आइटम परचेज करने के लिए। और ऐसा क्यों करना चाहता है वो, क्योंकि इंडिया में अराउंड 60% जो है डेथ्स होती हैं ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। और ये टोटल जो फिगर है ये अमाउंट करती है 5.87 मिलियन ऑफ ऑल डेथ्स। तो इसको रोकने के लिए और लोगों को और ज़्यादा हेल्दी खाने के लिए पुश करने के लिए ये जो है प्लान लेके आया जा रहा है। और इसके अंदर कौन सी आइटम्स आएंगी, जितनी भी पैकेज फूड आइटम है वो सब, और जितने या फिर जो भी प्रोसेस्ड फूड है वो। और ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ये कह रही हैं कि पहले तो वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन होगी इस रेटिंग की फ्रॉम 2023, और उसके बाद एक ट्रांजिशन पीरियड होगा 4 साल का, उसके बाद ये शायद मैंडेटरी की कर दी जाए। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। पर इसमें एक रिस्क भी है कि ये रेटिंग तो प्रोवाइड की जा रही है ताकि ये बता सके कि कौन सा प्रोडक्ट कितना हेल्दी है। नेक्स्ट एक ये फिगर मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से 227 सिविलियन डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं अभी तक, और 520 सिविलियंस जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। नाउ द मेन न्यूज़। तो वोडाफोन और बिरला ने ऑफर किया है वोडाफोन आइडिया को 4500 करोड़। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो लेंडर्स और इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अर्ज किया था, जो पेरेंट कंपनीज हैं जो कि हैं वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप, इनसे अर्ज किया था कि आप कुछ कैपिटल इन्फ्यूज करो वोडा आइडिया में, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाए जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी इन्वेस्ट करना। तो अब इसके पीछे बहुत एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर कोई मैं एक्सटर्नल इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ कंपनी में, तो मैं ये देखूंगी कि कितना डेट कंपोनेंट है और कितना इक्विटी कंपोनेंट है। तो अगर पेरेंट्स थोड़ा इक्विटी कंपोनेंट बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ी एश्योरिटी होगी कि उनकी एक स्किन इन द गेम है बिजनेस में, तो मैं भी डेट देने को थोड़ा तैयार हो जाऊंगी। तो ये इसलिए लेंडर्स की वजह से इन्होंने अपना जो है थोड़ा इन्फ्यूजन किया कैपिटल का। और अब जो इनके स्टेक्स हैं, वोडाफोन ग्रुप जो है वो ओन करता है 44.39% और आदित्य बिरला ग्रुप 27.66%। तो ये चल रहा है वोडाफोन का वोडा आइडिया का अभी करंट स्टेटस। नेक्स्ट इज Amazon एंड फ्यूचर एग्री टू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्रपोजल। तो इसमें क्या है, जो चीफ जस्टिस एन.वी. रमन हैं, उन्होंने कहा कि फाइनली तुम दोनों पार्टीज को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कैसे किया जाना चाहिए। तो वो हियरिंग करने को तो तैयार हैं, बट एक जो कॉमन ग्राउंड है वो इन दोनों कंपनीज को मिलकर ही रीच करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इनको टाइम दिया है कि आपके पास 15 मार्च तक का टाइम है, एक्सप्लोर करो कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और एक सेटलमेंट प्रपोजल जो है वो हमारे पास लेके आओ। तो ये था अमेजोन और फ्यूचर की न्यूज़। नेक्स्ट इज आईटी डिपार्टमेंट अक्यूजेस चाइनीज टेलीकॉम फर्म हुआई ऑफ इवेडिंग टैक्सेस। तो क्या होता है, जब भी कोई कंपनी बाहर से आती है यहाँ पे ऑपरेशंस कैरी आउट करती है, तो उस कंपनी को कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही है। तो इस केस में हुआई का यहाँ पे यूनिट है, वो ऑपरेट कर रही है, तो जो भी रिवेन्यूज वो कमाएगी उसमें से वो कुछ इंडिया को देगी। और फर्दर जब ये अपनी कंट्री में जाके अगर टैक्स देती है तो ये जो टैक्स होता है मोस्टली डिडक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर उसका 1000 करोड़ का रिवेन्यू है, तो अगर उसने बाई चांस 30% लगा लें अगर हम टैक्स रेट्स, तो अगर उसने 300 करोड़ जो है वो यहाँ पे दिए, तो जो चाइना गवर्नमेंट है वो दोबारा उससे पूरा का पूरा 30% नहीं लेगी, वो उससे थोड़ा कम टैक्स लेगी। तो ये एक सिस्टम रहता है। बट एनीवेज अभी क्या हुआ है कि इन्होंने एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे अपने ज़्यादा दिखा दिए कि देखो हमारा रिवेन्यू तो हुआ ही नहीं है। तो टैक्सेस जो है वो इवेट करने की इसने काफ़ी सालों से करती हुई आ रही है। तो आईटी डिपार्टमेंट ने ये कहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस थे जैसे कि क्लेम्स फॉर एक्सपेंसेस अंडर प्रोविजन फॉर ऑब्सोलिसेंस, वारंटी, डेट्स और लोन्स, जिसकी एक्सप्लेनेशन वाई नहीं दे पाया है। तो इसलिए अब इस पे भी केस चलेगा कि इन्होंने टैक्सेस इवेट करे हैं
और आगे से ये ना हो इसके लिए क्या पता कुछ नई रेगुलेशंस भी आए। नेक्स्ट इज इंडिया नीड्स टू कट इम्पोर्ट्स। तो पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि अब सेमीकंडक्टर्स और जो और ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है उनका डिपेंडेंस जो है वो कट करो। और वो ये एक पुश भी देना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत को कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया, और जो बाहर की डिपेंडेंसी है उसको कम करो। जितना ज़्यादा तुम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है जो उसको तुम जितना ज़्यादा रॉबस्ट बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर स्टैंड करेगा इंडिया। और सिर्फ यही नहीं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी बनाओ ताकि हम आगे जाके उनको एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर सकें। तो ये पुश देखने को मिला है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट इज एयरलाइंस इन अ फिक्स एज जेट फ्यूल कॉस्ट soar amid पिकअप इन पैसेंजर ट्रैफिक। तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो तो कम हो गई हैं, अब लोग जो हैं वो बाहर जाना भी प्रेफर कर रहे हैं। जो फ्लाइट बुकिंग्स हैं वो भी बढ़ चुकी हैं। बट अब एक और नया जो है थ्रेट वो आ रहा है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। और जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है एविएशन इंडस्ट्री में, वो जो मेजर कॉस्ट है ना वो फ्यूल के ऊपर होती है। इसमें लिखा भी हुआ है कि अराउंड 30 to 40%, आई थिंक लिखा था कि 30 to 40% जो कॉस्ट है वो फ्यूल के ऊपर इनकर की जाती है। और अगर फ्यूल कॉस्ट ही बढ़ गए तो इनको अपनी प्राइसिंग में प्रॉब्लम होगी। और ऐसी प्राइसिंग जो ऑलरेडी कम्पीट करने की कोशिश कर रही थी रोडवेज और रेलवेज के साथ, तो इनके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल अकाउंट्स फॉर 30 to 40% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। और जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो हाइक हो चुके हैं बाई 3.22%। तो इसकी वजह से इनको एक हिट लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज Amazon टू क्लोज बुक स्टोर्स टू शिफ्ट टू ग्रॉसरीज एंड फैशन। तो Amazon का आपने देखा, अब ये इन्होंने करीब 2016 में शुरू किया था, एक पहला स्टोर सेट किया था सियाटल में। उसके बाद से ये कोशिश कर रहे थे कि जो अच्छी बुक सेलर्स हैं, अच्छी बुक सेलिंग बुक्स हैं, उनको अपने इन फिजिकल स्टोर्स में जो है रखें और उनको बेचें। बट क्योंकि कोविड आ गया तो उसकी सेल्स कम हो गई, इनको स्ट्रगल करना पड़ा उन बुक्स को बेचने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि कॉम्पिटिटर्स काफ़ी थे इसमें। तो अब वो क्या सोच रही है कि मैं इन चैलेंजेस को इतना ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट करूँगा या फिर इसमें रिटर्न गेन करने की सोचूंगा, उससे बढ़िया मैं शिफ्ट कर जाता हूँ ग्रोसरीज और फैशन में। और फैशन में आपको पता भी होगा कि अमेजोन का एक खुद का ब्रांड है जो कि है सिंबल। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अब ग्रोसरीज और फैशन के लिए फिजिकल स्टोर्स जो है वो अपने यूज करे, ना कि बुक स्टोर्स के लिए। नेक्स्ट इज लोन डाइजेंटर ऑन इंडियाज रेट पैनल सेज आरबीआई क्रेडिबिलिटी एट रिस्क। तो लोन डाइजेंटर कौन है? ये इनका नाम है रामू वर्मा, जयानंद रामू वर्मा। तो ये एक अकेले ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि आरबीआई को रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो चेंज कर देने चाहिए। क्योंकि अब ये वो टाइम है, अगर आपको पता हो तो 3 स्टेजेस होते हैं किसी भी इकोनॉमी के जब भी कोई वो पैंडमिक फेस करता है। तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो है सेकंड स्टेप पे, कि अब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट वापस जो है कर देने चाहिए एडजस्ट, ताकि उनके पास जो एक लिक्विडिटी है वो सक आउट हो जाए, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़े ना। तो इस वजह से वो जो है वो कह रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ स्टेप लेने का टाइम आ गया है। अगर तुम अभी नहीं लोगे तो तुम्हें आगे जाके और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इकोनॉमी को बैक ट्रैक पे लेके आने के लिए। नेक्स्ट इज हमारा कैपिटल लुक्स टू रेज 150 मिलियन फॉर सेकंड क्लाइमेट फंड। तो ये भी एक ट्रेंड मार्क करने के लिए मैंने ये न्यूज़ हाईलाइट करी है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्लाइमेट फंड्स के को पैसा देने को तैयार हो रहे हैं। और जो जैसे कहा जा रहा है कि जो लास्ट 20 ईयर्स थे वो तो डिजिटाइजेशन के ऊपर थे, कि लोग जो है उन्होंने काफ़ी रिटर्न्स गेन किए बाय इन्वेस्टिंग इन डिजिटाइजेशन कंपनी। अब जो नेक्स्ट 20 ईयर्स हैं वो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो जो भी कंपनी सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने जो हवाना कैपिटल है इन्होंने किस किस में इन्वेस्ट किया है, उसमें से एक है बाइसिकल ब्रांड। तो बाइसिकल ब्रांड जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में आता है। तो अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट 20 ईयर्स में जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमम इस सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी सेक्टर। और इसके लिए काफ़ी सारे नए फंड्स जो हैं वो आ रहे हैं और उनको ईजिली इन्वेस्टिंग भी मिल रही है, इन्वेस्टमेंट मिल रही है। तो ये एक नया ट्रेंड देखने को मिला। नाउ नेक्स्ट
क्लोज रशियन मार्केट रेजेस कंसर्न फॉर यूएस। तो जो रशियन मार्केट है उन्होंने बैन कर दिया ब्रोकर्स को फ्रॉम सेलिंग सिक्योरिटीज ओन्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर। अब इस बैन से क्या हुआ, जो भी यूएस के इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने वहाँ पे म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी में जो भी पैसा लगाया हुआ था, एक्सचेंज ट्रेड फंड में पैसा लगाया हुआ था, जो कि टोटली अकाउंट करता था $71 बिलियन। तो इतना सारा अमाउंट जो उन्होंने लगाया हुआ था, अब रशिया ने वो क्लोज कर दिया है कि कोई निकाल नहीं सकता फॉरेन इन्वेस्टर। तो उसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस पड़ रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है अपने फंड्स मैनेज करने में। तो ये ऑब्वियसली ये एक टाइप का रिस्क होता है जब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर लेता है, जब वो किसी दूसरी इकोनॉमी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। और वॉर सिचुएशन में ये चीज़ें अराइज होती हैं कि लोगों का पैसा जो है वो अटक जाता है, उनको फंड्स मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सेम चीज़ यूएस फेस कर रहा है जो कि उन्होंने रशिया में इन्वेस्ट किया था उस पैसे के ऊपर। नेक्स्ट इज यूक्रेन वॉर प्लंजेस ऑटोमेकर्स इनटू न्यू सप्लाई चेन क्राइसिस। तो ये कल भी बात आई थी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं और जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो यूक्रेन में ज़्यादा होती थी, उसकी वजह से तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनको ये सप्लाई नहीं मिल पा रही, ना उनको चिप्स मिल रहे ना उनको सेमीकंडक्टर्स मिल रहे। तो उसकी वजह से इनके जो प्राइसेस हैं वो अप होने के चांसेस हैं, और इनको सब इनकी जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वो हैम्पर होगी आने वाले टाइम में। तो ये था आज का न्यूज़। आज की सारी न्यूज़ इसमें कवर हो गई है। अगर आपको इसमें हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और वहाँ पे रोज़ टेक्स्ट एनालिसिस और जो पीडीएफ्स हैं वो शेयर होती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू।